इस चौपाल को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चौपाल में आने के लिए। अरे मन मातिर देहा आरे भव नदी नौका बेहा कि नौका जाए घूरी घूरी घूरे बथा नाई। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि कहीं ना कहीं जो बातचीत होती है, नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं ना, तो वेवलेंथ जब नहीं मिलता है ना तो ऐसा लगता है क्या बात मुझे पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है या फिर मैं सीनियर हो गई हूँ, हो सकता है मेरी उम्र हो गई या जो भी हो, मेरा वो वेवलेंथ नहीं मिलता है। तो ये सब जो बात है ना, ये हर कोई नहीं पूछ सकता है। आप उसको मतलब ये बातचीत हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा ये आपने शिक्षा की जो बात की। तो एजुकेशन के मामले में वो आगे होता है। फिर उसी समाज में एक दूसरी जाति होती है, उसके एजुकेशन का स्तर कुछ और होता है। तो हमारे यहाँ ना इतिहास से कहा गया है कि हर क्षेत्र को उस पे भाषा और बोली बदल। उत्तर जाने अनजाने आपने आज उत्तर दे दिया। हर कोई सवाल पूछ के आते हैं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि इतना अश्लीलता है, इसका क्या किया जाए। तो मैं हंस के बोलती हूँ, आप बिहार के अभी असम से सवाल मांगे, ऐसे मजाक करती हूँ। तमाम हमारे जो पूर्वांचल निवासी है, आपके जरिए, चैनल के जरिए मैं ये जरूर गुजारिश करना, पंचायत खबर के जरिए मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से रोजगार की बात हो रही है, उसी तरह से आप लोग जो हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो आता है, हर आपके क्षेत्र के विधायक जी, सांसद जी से ये भी सवाल किया जाए। इसको भी ये मत समझिए कि ये छोटी बात है, ये रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, लेकिन आपकी सांस्कृतिक परिचय की बात है, आपकी भाषिक परिचय की बात है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है। हमेशा की तरह मंगरुआ ने अपनी चौपाल सजा ली है और आज मंगरुआ के साथ चौपाल पर हैं कल्पना पटवारी जी। कल्पना जी, ये पटवारी, जैसे ही पटवारी कोई कहता है ना तो मैंने लोगों के दिमाग में ग्रामीण व्यवस्था खुद ब खुद चली आती है, क्योंकि पटवारी हमेशा ग्रामीण व्यवस्था से ही जुड़ा रहा है। कहाँ से आ गया आपके पास ये टाइटल? पहले तो इस चौपाल को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चौपाल में आने के लिए। पटवारी कैसे आया, ये तो ये मेरा चॉइस तो नहीं था। जब शायद अलग डायमेंशन में हम होंगे कहीं और, तो शायद जब इस धरती पे आने की तैयारी हो रही होगी मेरी आत्मा की, तो शायद पटवारी की जो व्यवस्था है, जो मेरे तारिणी चरण पटवारी, जो हमारे देश के मेरे दादाजी, वो भी एक क्रांतिकारी सत्ता रहे और इस देश के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने भी भाग लिया था। ऐसे हमने सुना कि उनको भी जब वो विद्रोह करते थे तो जेल में उनको ठूस दिया गया था, बहुत इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया था, ये सब बाद में सुना। और बस तारिणी चरण पटवारी से विपिन नाथ पटवारी और फिर कल्पना पटवारी। लेकिन हम लोग एक्चुअली शैविक नाथ जोगी समाज से आते हैं। जी। गाँव कौन सा है कल्पना जी? असम के गुवाहाटी से 100 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, ये बरपेटा जिला, और वही में से है सरभोग ग्राम, सरभोग। तो कल्पना जी को जो लोग जानते हैं वो अक्सर कल्पना जी भोजपुरी में गाती हैं, इसलिए भोजपुरिया समाज इनको पसंद भी करता है। लेकिन मैं तो आसाम से ही बात शुरू करूँगा। वहाँ का कोई गीत अगर आपके जहन में हो तो वो थोड़ा गुनगुनाइए कि भोजपुरिया समाज भी आपकी भाषा को समझ सके। भाषा को समझ पाना, तो ये मेरा जो देश है, ये जो अनेकता में एकता वाली बात है, बहुत सारी अलग अलग विविधता में एकता, इस धारा को मतलब प्रतिफलित करते पूरे ग्लोबल ये में। सो मैं समझती हूँ उस हिसाब से भाषा नहीं समझ पाएंगे शायद, लेकिन भाषा तो भाव होता है। तो देह तत्व से भरा लोकगीत मेरे पिता गाते थे, और उसमें कामरूपी लोकगीत, जो माँ कामरूप कामाख्या के नाम से उस जिला का जो लोकगीत है वो कामरूपी लोकगीत। तो मेरा जो पहला लोकगीत मैंने सीखा पिता से, वो था ऐसा कि ओरे मन माटिर देहा, मतलब मन को, हाँ है मन, ये जो माटी का है, मिट्टी का है, और ऐसा लगता है कि ये संसार रूपी जो नदी है, इसमें एक बिना पटवार का नाव चल पड़ा है, जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, वो है मेरा जीवन। इस तरह का बात है, इसमें बातचीत है इसमें कि ओरे मन मातिर देहा आरे भव नदी नौका बेहा
कि नौका যায় ঘুরে 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 বথা নাই कि ओरे मन मातिर देहा अब भव नदी नौका बेहा नौका যায় ঘুরে 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 বথা নাই आही बजे हवा बातास कि मेघे घेरी आई से आकाश आही बजे हवा बाता अब मेघे घेरी आई से आकाश नौका डूबी जाए बेला बेसी नाई नौका जाए घुरी 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 बथा नाई कि और मन मातिर देहा। ये कामरूपी लोकगीत है और यही जब मैं 4 साल की उम्र से मेरे पिता के साथ पिता के मंच पे मुझे भी एक 5-10 मिनट का एक स्थान दिया जाता था और ऐसे स्टूल पे बच्ची थी तो ऐसे खड़ा कर देते थे और मैं गाती थी। मुझे खुद बाकी कुछ पता नहीं मैं क्या गाती थी, लेकिन इतना पता है कि 4 साल की उम्र से मंच पे मैं पिताजी के साथ थी। ये जो समाज है ना कल्पना जी, उसमें बार बार ये कहा जाता है कि बढ़े पूत पिता के धर्मे संपत्ति उपजे अपने कर में। आप जिस समाज से आती हैं, मतलब इसका भाव ये हुआ कि पुत्र जो है अपने पिता के धर्म से आगे बढ़ता है, मतलब पिता जो काम करते हैं उसी का प्रभाव होता है, वो आगे बढ़ता है। और संपत्ति उपजे अपने कर में, मतलब संपत्ति जो है वो आप अर्जन करते हैं, कमाते हैं। आपका समाज तो मातृ प्रधान है। आप मंच पे खड़ा होती हैं, कभी पिता ने कहा कि ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा नहीं, यही सब कुछ है? 2-3 बात है इसमें। जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है, पहले तो 7 स्टेट्स था, अभी 8 हो गया। तो आसाम शायद उसमें एकमात्र कहा जाएगा, बाकी वैली है, समतल जो है, और एक कटोरा जैसा है। कटोरा में अगर अंदर का पार्ट है वो आसाम है, बाकी चारों तरफ जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ ज़्यादा मतलब मैट्रिकल सोसाइटी है। आसाम फिर भी बहुत मैट्रिकल नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रभावते है। प्रभाव इतना बोल सकते हैं कि वहाँ बेटा बेटी का फ़र्क कई ज़मानों से, मतलब बहुत पहले से वो महसूस हम लोगों को नहीं हुआ। जिस तरह से नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में या फिर राजस्थान खासकर भ्रूण हत्या में बहुत जिस तरह से है, आसाम में ये माहौल कम था। और हम 4 बहनें थे और मैं बड़ी, तो पिता ने हमेशा यही मेरे सामने नहीं कहा, लेकिन जैसे चौपाल है ना नाम, ऐसे चौपाल में वहाँ तो शाम होते ही बहुत समय था, इतना मज़ा आता था कि, और करंट अगर चला गया तो मतलब इधर के लोग सब लोग मिलके जस्ट बतिया रहे, इधर की बात, मन की बात, वो माहौल। तो हम लोग भी यहाँ बतिया ही रहे। तो तब ये पता लगता था कि मेरे बारे में मतलब देवता बोलते हैं, एक्चुअली पापा नहीं बोलते हैं, देवता बोलते थे कि ये जो है, ये मतलब मुझे एक तरह से एक लड़के की भावना से, मतलब जो बेटा की तरह ही वो देखते थे। और उनका जो नाम था वो मतलब रेडियो आर्टिस्ट खुद थे, ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी के। और मुझे लगता है मैंने चॉइस, मतलब मेरा चॉइस रहा या नहीं रहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि संगीत को ही मैं लेके आगे चल पड़ी शायद। लेकिन प्लानिंग ऐसा बहुत नहीं था मेरा, लेकिन ऐसा हुआ। तो आप जो बोल रहे हैं तो एक तरह से वो एप्लीकेबल है। कल्पना जी, आप जिस समाज से आती हैं, अचानक हम लोग जो जब आपको सुनते हैं और जिस समाज के क्या गीत आप गाती हैं, वहाँ आपकी तरह बेटियों के लिए बड़ा खुला माहौल नहीं है। मतलब इस भोजपुरिया सोसाइटी की बात कर रहे हैं? जी, ओके। तो जब उस समाज से आती हैं जहाँ बेटियों के लिए बहुत खुला माहौल है, और जब यहाँ आती हैं और गाती हैं, मुझे इतना, एक बात बोलूं पहले जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि कहीं ना कहीं जो बातचीत होती है, नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं ना, तो वेवलेंथ जब नहीं मिलता है ना, तो ऐसा लगता है क्या बात मुझे पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है या फिर मैं सीनियर हो गई हूँ, हो सकता है मेरी उम्र हो गई या जो भी हो, मेरा वो वेवलेंथ नहीं मिलता है। तो ये सब जो बात है ना, ये हर कोई नहीं पूछ सकता है। आप उसको, मतलब ये बातचीत हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात, दैट डिफरेंस जो है ना, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व। और मैंने तो जिया है। अचानक जब मैं करीब 21-22 साल की रही, जब मैं एक गणेश के पापा, और वो भी मुंबई से, देखिए यहाँ कनेक्शन कैसा है, गा रही हूँ मैं उत्तर पूर्वांचल की बोली को, आई हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से, और जो पूरा जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है मुंबई महाराष्ट्र में।
मतलब भारतवर्ष के 3 कोना में लिंक हो रहा था। और मैं तो मुंबई में हूँ, माइक्रोफोन में हूँ, स्टूडियो में हूँ, तो मैं असम से जब मुंबई आई तो मैं तो संगीत को सीरियसली लेने के लिए ही आई। मेरा तब ये नहीं था कि कौन सा सोसाइटी, मैं बहुत सीरियसली, ऐसा नहीं था। बस मुझे पता है रियाज क्या है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा भी मेरे पिता ने दिया है, लोक गायन भी सीख के आई हूँ, एंड वेस्टर्न म्यूज़िक, मराया कैरे, व्हिटनी ह्यूस्टन, तब MTV और चैनल V का चलन था। तो मुझे गाना है और गीत जो मिल रहा है उसके साथ न्याय होना है, ताकि दूसरी बार मुझे म्यूजिक डायरेक्टर रिपीट करे। मुझे मौका चाहिए। तो उसी में से राजस्थानी भी था, पंजाबी था, इंग्लिश से शुरू होता है मेरा एक्चुअली मुंबई में। और उसी में एक दिन 1 साल बाद 2002 की शायद जुलाई या उस जून जुलाई का समय था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मेरे सामने भोजपुरी आया। और टी सीरीज़ जैसे इतने बड़े कंपनी, मैं आसाम मतलब गुवाहाटी से बस गई हूँ मुंबई, तो मुझे मेरे लिए तो मतलब टी सीरीज़ में गाने का मौका मिल रहा है, ये एक्साइटमेंट अलग था। और होली गीत मिला मुझे, और तब के आपके अंगिका अंचल से वो छैला बिहारी जी, उनके साथ मुझे गाना था। कौन सा गाना था वो गाना तो अभी अगर मैं बोलूंगी वापस वो कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं। ये समाज ने पूरे भोजपुरिया समाज ने कल्पना को बेटी माना है, तभी इतना मान देता है। हाँ, लेकिन एकदम मान देता है। और ये बहुत ये बात है, जो जिस जगह से मैं आई वहाँ बेटियों को थोड़ी सी मतलब खुली व्यवस्था में पाला गया। यहाँ जो मैं मान लीजिए अगर ससुराल, ऐसे मैं बोलती हूँ, मान लीजिए कि बेटी हूँ या मैं बहू बन के जा रही हूँ, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो यहाँ उस बहू को, उस बेटी को ये पता नहीं कि एक भोजपुरी नामक दरवाजे से द्वार से मैंने कदम रखा, लेकिन कदम कदम किस घर के किस और देवर जी का कमरा है, किस और ननद का है, किस कहाँ भसुर जी रहते हैं, वो मुझे बहुत पता नहीं है। और कहाँ कहाँ नीचे क्या बोलते हैं वो जो आप लोगों की भाषा में अगर बोलूँ, जो बहुत सारे बॉर्डर एरिया में नहीं होता है, नीचे बम गारा होता है, कहाँ आप कदम रखेंगे और बर्स्ट। तो इस बेटी को, आसाम की बेटी को ये पता तो नहीं है। और मैं तो प्रकृति की गोद में पली आसाम में, बिहू गा के, पहाड़ी फोक गा के, नेचर के साथ पली बढ़ी। तो मेरा तो मन चंचल है, खुला है, और मैं अगर दौड़ी तो हो सकता है कभी कभी वो बम बर्स्ट भी हुआ है। तो मैं इस तरह से उसको मतलब एक्सप्लेन करना चाहती थी। तो अब इस उम्र में 20 साल लगातार गाई, और अब भिखारी ठाकुर महेंद्र में से एक मिनट मुझे कंप्लीट, झिझक को मैं दूर नहीं झिझक नहीं, आपकी झिझक को मैं झिझक नहीं है, इस नाते मैं दूर कर देता हूँ। मैं झिझक करने वाली हुई नहीं। एक समय होता है ना कि जब बहू आती है तो उसका मुंह दिखाई होता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि सास भी बहू की सेवा करती है। तो आप यहाँ की बेटी भी है, बहू भी है, आपको झिझक नहीं है। देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आज मैं मेरा उम्र 47 के आसपास है, शर्मिला टैगोर जी एक वक्त वो 2 पीस स्विम सूट पहनने के लिए फिल्म डायरेक्टर को जिद करती थी, बहुत सारे फिल्म में स्विम सूट पहनना है। आज वो ऐसी एक महिला है जो साड़ी में अपने आप को इतनी डिग्निफाइड वे में रखती है कि आज क्या शर्मिला जी स्विम सूट पहनेगी? नहीं पहनेगी ना। बस वो इसको अगर आप झिझक नाम बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। इसलिए कहा कि तो उस गीत के बारे में आज मैं जिक्र इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं जिस उम्र में मैं गुजर रही हूँ, प्लेबैक करना अलग बात होता है, लेकिन लगातार पिछले 10-12 साल से जब मैं समझ गई कि भोजपुरी की अंगना में उस द्वार से जो मैं आई, अब जब मैं समझ ली कि देवर जी के मुंह में तो कुछ और ही है, अंदर कुछ और ही विचार है। ननद जी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है जो जेठानी जी है हो सकता है मन में कुछ और ही लेके मेरे दोस्त है कि दुश्मन है। अब जब 20 साल से मैं लगातार भोजपुरी को समझ गई तो आज मैं जानती हूँ, इसको झिझक नहीं कहेंगे, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे। सो होली गीत में जो डबल मीनिंग सॉन्ग का आप लोग मतलब भोजपुरी में बहुत शायद पहले से परंपरा रही होगी, आई डोंट नो, तो बहुत मस्ती से मैं गाई। आशा भोसले जी की तरह मतलब कंपोजिशन था मतलब वो, और मैं 100% एक्यूरेसी के साथ गाने की प्रयास किया मैंने। लेकिन आज अगर मुझे वो गाना मिलता तो शायद मैं नहीं गाती।
समझने के बाद। स्वाभाविक जी। है, स्वाभाविक है। तो होली गीत और क्या हो सकता है? हाँ, एक कलाकार जब नया आता है, संघर्ष कर रहा होता है, उसके काम की चाहत होती है, एक मुकाम होता है, उस मुकाम को तय करता है और फिर उसी चीज को देता है और नए सिरे से संसार को थोड़ा व्यापक, ये तो स्वाभाविक है। लता जी भी जब आई होंगी तो वो खोजी होंगी, ये अब जब गई आशा भोसले जी, सबका चॉइस होता है। आप बार बार भोजपुरी को लेके कहती हैं कि लिगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, मैं अंबिका भवानी का रहने वाला हूँ, आमी मेरा गांव है और उसी पंचायत का रहने वाला हूँ। और हम लोगों के यहाँ ना बेटी का ब्याह होता था और स्वाभाविक है कि ठाकुरों में बेटी जो है ना अपने घर से पश्चिम साइड में ब्याही जाती है। पश्चिम क्यों? इसलिए कि अपने से पश्चिम के राजपूत को हम लोग संपन्न मानते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोगों की मतलब ये कोई मतलब ज्योतिष है क्या? नहीं, वो परंपरा बनी हुई, चूंकि हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि एक ही गांव में माने बेटी की शादी नहीं हो सकती है, उसी गांव में हम बेटा, तो पहले से ही पूर्वजों ने डिफाइन कर दिया था कि फलाने गांव में हम बेटा माने फलाने साइड में हम बेटा ब्याहेंगे और उधर की बहू लाएंगे, दिशा मतलब। हाँ, तो हम पश्चिम के राजपूत को ना हम लोग अच्छा मानते थे। तो जब भी गांव में बेटी की शादी होती थी ना तो लड़के वाले का डिमांड होता था कि माने बड़ा सा समय आना चाहिए और भिखारी ठाकुर का नाच चाहिए। और माने हम तो नहीं, लेकिन हमारे जो बड़े हैं वो बताते हैं कि जिस बेटी के शादी में भिखारी ठाकुर आ गए, बबुनिया का मान बढ़ जाता था। कम से कम 10 गांव में लोग 10 साल तक जरूर कहते थे कि फलना के शादी में मर्याद लखा, भिखारी ठाकुर के नाच आए लखा। उस भिखारी को आप अगर अब याद करती हैं तो कैसे करती हैं? ये सब बात मुझे तो पता नहीं है। पास्ट के बिहार या पूर्वांचल की पास्ट की बात है। मैं जिस माहौल में, जिस संगीत के माहौल में मैं पली बढ़ी, वो भूपेन हजारिका जी का धरती है। और भूपेन हजारिका जी को एक तरह से आदर्श मान के इसलिए चलना पड़ा क्योंकि मेरे पिता खुद भूपेन हजारिका जी को बहुत ज़्यादा गुरु की तरह मानते थे और सब लोग मानते हैं। हाँ, एक बात अभी भी आपको अच्छा लगेगा, आप अगर आपने बोला आप आसाम में अभी भी आपको 5 स्टार होटल के रिसेप्शन में भूपेन हजारिका का अगर फोटो मिलेगा, एक पान के दुकान जो है, जो ठेला लगाता है, उसके पास भी आपको भूपेन हजारिका का, यहाँ जैसे भोजपुरी में आप बोलते हैं ना कि ये क्लास ये इस टाइप का संगीत सुनते हैं, पढ़े लिखे क्लास ए नहीं सुनता है। आसाम में लेकिन भूपेन हजारिका के मामले में कोई क्लास डिवीजन नहीं है, हर कोई उनको, वो एजुकेशन की बात है, एजुकेशन, राइट, वेरी ट्रू, एजुकेशन की बात है। भोजपुरिया समाज में ना, भोजपुरिया समाज में कई स्तर है। एक गांव है ना, तो उसी गांव में कुछ परिवार जो होता है एजुकेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपने शिक्षा की जो बात कही। तो एजुकेशन के मामले में वो आगे होता है। फिर उसी समाज में एक दूसरी जाति होती है, उसके एजुकेशन का स्तर कुछ और होता है। तो हमारे यहाँ ना इतिहास से कहा गया है कि हर क्षेत्र को उस पर भाषा और बोली बदल, उत्तर जाने अनजाने आपने आज उत्तर दे दिया। हर कोई सवाल पूछ के आते हैं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि इतना अश्लीलता है, इसका क्या किया जाए। तो मैं हंस खेल के बोलती हूँ, आप बिहार के अभी असम से सवाल मांगे, ऐसे मजाक करती हूँ, लेकिन आपने जवाब दे दिया है। दरअसल परिवर्तन टाइम लग सकता है, लेकिन जो जड़ है वहाँ हमको काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है शिक्षा जो है डायरेक्टली नहीं भी होगा, इनडायरेक्टली इस अश्लीलता के साथ भी जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, जो मुझे लगता है जब एक पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा, निचले तबके से, पीछे से, मतलब लाइन के पीछे से, तो आई थिंक व्यक्ति डिमांड करता है। वही तो आई थिंक वो चेंज इसमें भी दिखेगा, जो बहुत लोग सवाल करते रहते हैं, इसलिए कहा मैंने। तो मैं भूपेन हजारिका जी के गीतों से, जैसे हिंदी तो बहुत कम ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन ऐसे उनका गीत था, जैसे भाषा आंदोलन। भाषा आंदोलन बंगाली और असमिया भाषा के साथ, ये एक बहुत क्रांति हुआ वहाँ पे, आंदोलन करना पड़ा। और असम के साहित्य से लेके पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एवरीबॉडी, मतलब भूपेन हजारिका के साथ सब लोग उस आंदोलन में भाग लेते हैं। मेरे पिता भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और फिर भाषा आंदोलन में गीत रचा जाता है और फिर असमिया भाषा को संविधान में मान्यता मिलता है। तो यही कहीं ना कहीं मैं टैली करती हूँ हर जगह। भूपेन हजारिका तो खोज के मैं गई, कहाँ है भूपेन हजारिका? हम, मेरे भोजपुरी में मैं जो गा रही हूँ वही है कि और कुछ है? तो मैं भिखारी ठाकुर जी तक पहुँचती हूँ। तो मैं मतलब एक कंपैरिजन और कंपैरेटिव स्टडी की अगर बात किया जाए, दोनों की स्थिति भले अलग है। भूपेन हजारिका जी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ के PhD है,
बट यहाँ एक अनपढ़ एक इंसान कुतुबपुर गांव से निकलता है जी। और पूरे भारतवर्ष में जो नवजागरण की भावधारा से पूरा रेनेसां स्पिरिट जो था, वहाँ वो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी की जो विधवा विवाह प्रचलन हो, बाल विवाह को रोकने की बात हो, उस देखता है, समझता है। वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, लेकिन उसका जागरूकता कहीं ना कहीं वो था, मतलब एक जो ज्ञान की बात है वो स्पृहा थी। और उन्होंने सोचा कि मैं ट्रू एंटरटेनमेंट, जो आप लोग जोकर की बात कर रहे हैं, कॉमेडी की बात कर रहे हैं, ट्रू एंटरटेनमेंट, समाज परिवर्तन, मेरा गांव का परिवर्तन मुझे करना होगा। और वो निकल पड़ते हैं, नाटक रचना करते हैं, विदेश या रास्ते, विदेश से क्या है, माइग्रेशन है, पलायन है, और उसके इर्द गिर्द फिर घूमता है। फिर गब्बर घिचोर बाद में मुझे पता लगा, और गब्बर घिचोर को मैं बहुत ही ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की नज़र से देखती हूँ। और फिर बेटी बेचवा जो नाटक है, और उसमें तो मैंने जब लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर किया तो एक गीत को खुद चुना मैंने कि क्योंकि बातें कल्पना पटवारी जी से हो रही है और बातें भिखारी ठाकुर की हो रही है, तो बीच में कुछ वही मैं गा रही हूँ बेटी बेचवा की वो गीत। गिरिजा कुमारो करो दुखवा हमारो पारो, अरे धर 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी, साफ के आंगन गाली, छिपा लोटा जूठ माली, अरे बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी, रोपे आगे नहीं लिहलो पगहा धराई दिहलो, अरे चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी, अरे चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी, के ऐसन जादू कइल पागल तो हार मती भइल, अरे नेटी काटी बेटी भसी अवला हो बाबूजी, अरे नेटी काटी बेटी भसी अवला हो बाबूजी, हाँ धारा 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी। अभी यहाँ मेरा ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, एक ही साथ बहुत सारे चिंतन चलता रहा। जैसे वो थे नाई समाज से, वो डांट के ये नहीं करना है समाज में, ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो छोटे जात से थे, उनको बड़े जात को समाज सोसाइटी में समझाना था। तो वो विनम्र पूर्वक, उनके गीतों में परिवर्तन की गुजारिश थी, बट इन अ रिक्वेस्टिंग मोड, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी बैकग्राउंड में जो था, क्योंकि वो लोअर कास्ट से आते थे, वो एक बड़े समाज को ये बंद कर कीजिए, ये आंदोलन की भावना से वो बोलते तो कोई नहीं सुनते। कल्पना जी, जिसको आप नवजागरण कह रही हैं, भिखारी ठाकुर को का नवजागरण कह रही हूँ, मैं इसको भिखारी ठाकुर का भोगा हुआ यथार्थ कहता। मैंने जो कहा कि जिसको आप भिखारी जब गा रहे थे, ये देश में जो घटनाएं घटित हो रही थी, भिखारी ठाकुर की समझ उतनी दूर हो या ना हो, लेकिन ये भिखारी ठाकुर का भोगा हुआ यथार्थ था, जो कि वो ग्राम समाज मैं भी बोलना चाहूंगी, यथार्थ और भी हजारों भिखारी के थे, लेकिन एक भिखारी ठाकुर निकला जो नवजागरण से प्रेरित होकर परिवर्तन के लिए पहला कदम उठाया। जैसे गांधी जी, जब गांधी जी बोलते हैं कि अगर तुम समाज में परिवर्तन देखना चाहते हो तो पहला कदम तुम खुद उठाओ। तो यथार्थ अगर कहा जाए तो अभी भी बिहार सबसे पिछड़ा है, अभी भी दिन डेली उसको पॉलिटिकली नहीं देखा जाए, इकोनॉमिकली पलायन अभी भी है। अभी भी मेरे बहुत सारे गीतों में, फिल्मों के लिए भी जब गाती हूँ तो घरे छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए बलम, क्यों मुझे गाना पड़ता है? कहीं ना कहीं यहाँ के लोक साहित्य, लोक गायन में भी वो पलायन का दर्द अब भी झलकता है। नहीं, मैंने एक शब्द कहा, जैसे आपने एक शब्द कहा नवजागरण, तो मैंने उस शब्द में ये जोड़ा कि नवजागरण को भले ही भिखारी ठाकुर नहीं समझ रहे हो कि देश में इतना बड़ा जागरण चल रहा है, तो हुए, लेकिन भिखारी ठाकुर जो अपने आसपास परिवेश और गांव से निकल के जो लोग बंगाल जा रहे हैं, वो यथार्थ है। लेकिन हजारों लाखों भिखारियों में एक भिखारी ठाकुर ने हिम्मत किया
जी। कि मुझे कुछ करना है, जी वो नवजागरण की प्रेरणा है। जी बात को समझिए। वो अगर गांव से नहीं निकलते थे, जी कलकत्ता नहीं पहुंचते थे, या फिर बंगाल को, सिर्फ कलकत्ता नहीं, बहुत सारे मेदिनीपुर और बहुत अलग अलग जगह में, तो मैं समझती हूँ जो निकल जाने के बाद ना दुनिया और बड़ा होता है, तो सॉल्यूशंस भी शायद जी दिखता है। पलायन हमें घर छोड़ने का दर्द तो देता है, लेकिन जिस जगह पे हम जाते हैं उस जगह से हम बहुत कुछ सीखते हैं। राइट। और अब तो कल्पना जी, आप जहाँ बैठी हुई हैं और हम जहाँ बैठे हुए हैं, दोनों प्रवासी ही हैं, दोनों पलायन करके आए, लेकिन हमने एक जगह चुना। हम इस जगह को डेवलप भी करते हैं, सजाते संवारते भी हैं। कुछ दिन के बाद यही हमें अपना लगने लगता है। गांव तो लौटना चाहते हैं, लौट नहीं पाते। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कल्पना जी, जो जाना चाहते हैं अपने गाँव? प्रवास की मजबूरी है, एक समय के बाद ऐसा आता है कि वो चाह के भी नहीं लौट पाते। एक्चुअली इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने जैसे बोला ना कि नाउ आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, और अब 20 साल पहले ये सवाल करते तो शायद जवाब कुछ और होता। ये नॉर्थ ईस्ट की महिला ही बता सकती है कि नाउ आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं के विषय में ये कहा जाता है कि महिलाएं अपना उम्र नहीं बताती। यही पैट्रियार्कल सोसाइटी और माता प्रधान समाज। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बिहार के बहुत सारे, हमारे भोजपुर के गांव देहात में जब जाती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। भोजपुरी बोली तो इतनी प्यारी है और इतना अपनापन है, बहुत अच्छा लगता है। और जो माताएं बहनें बहुत खुल के मिलती है, ऐसा नहीं है। उम्र नहीं बताती होंगे? नहीं बोल, उम्र तो अब शहरी जो औरतें हैं ना, जो बस सैलून में बैठी रहती हैं, वो ज्यादा छुपाती है। हमारे गांव की सब ठीक है, अच्छी है। गांव की सब अब गांव में तो कम उम्र में शादी हो मतलब सही उम्र में बच्चा हो जाता है, सही उम्र में दादी नानी का प्यार आजकल के लड़कों बच्चों को नहीं मिलता है। तो सही समय में 35 साल की उम्र में शादी होगी तो कहाँ दादी कैसे बचेगी और दिखेगा? कहाँ नानी तो इसलिए मैं तो समझती हूँ एकदम 22-23 ये अच्छा उम्र है, शादी होना चाहिए। तो जिसको संसार में जाना है, ये भी एक चॉइस है, आजकल जरूरी नहीं है। तो सवाल ही तो भूल गई मैं, क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछा था कल्पना जी कि आप भी प्रवासी हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। हम भी प्रवासी हैं। एक समय तक ऐसा होता है ना कि हम लोग लौटना चाहते हैं गांव, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि जहां हम रहते हैं वही प्रवास अपना लगने लगता है। वही मॉरिशस हो जाता है, वही त्रिनिदाद हो जाता है, वही फिजी हो जाता है, वही सूरीनाम हो जाता है, वही पूर्वांचल हो जाता है, पूर्वांचल की कॉलोनियाँ हो जाती हैं। एक तो वही मैं बोल रही थी। अभी अगर मैं बोलूँ ना, आध्यात्मिक लेयर भी एक आता है। हम लोग बहुत निर्गुण गाते हैं, पूर्वी गाते हैं, और वहाँ की जो, या फिर कबीर साहब को गाने के बाद ये माया है एक तरह से अगर देखा जाए। आप जो पलायन जो है, अपना गांव जो लौटना है, अपने जगह, अपनी मिट्टी, वो तो होता ही है। लेकिन एक ऊपरी अगर स्तर से अगर बातों को देखें ना, पूरा जो ग्लोब है, प्लेनेट अर्थ है, वो एक ही है। अगर आप सोचिए ना, अगर चंद्रमा से मंगल से अगर देख रहे हैं तो पूरा तो एक ही धरती देख रहे हैं, उसमें कोई पलायन है नहीं। एक्चुअली एक ही ग्लोब में हम लोग हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद, हाँ ऑफ कोर्स, तब वो भाषा बदलता है, कल्चर बदलता है, अपना गाँव छूटता है। रेलिया के ऊपर कितने सारे गीत में गाई हूँ। तो वो रेलिया जो है, लगता है कि विलेन है, वो मेरे पिया जी को मुझसे छीन के दूर लेके जा रहा है। या फिर जो बैठता है बेचारा, वो पुरुष होते हुए भी वो रो के दिखा नहीं पाता है अपनी पत्नी को, अपने घर वाले को। उसको पुरुष बन के रहना है, लेकिन उसका दिल शायद सबसे ज्यादा रोता है। तो ये सब भावना तो है ही। लेकिन एक लाइन में आज मैं ये बोलूँगी कि बाहर देश को देखना जरूरी है, हर संस्कृति को सम्मान देना जरूरी है। बट लाइफ में सक्सेस हो, पैसा मिले, फ्लैट खरीदा जाए, सब जो करना है सब किया जाए, अपने जन्मभूमि के को एकदम छोड़ना नहीं चाहिए। उस भूमि का ऋण है, तो उस भूमि में मान लीजिए अगर मैं आज मेरे पास पैसा रुपया आ गया, तो मैं अगर ऐसा कर पाऊँ कि मेरे भूमि में, गाँव में अगर पानी का व्यवस्था कहीं नहीं है, तो मैं इतना कर लूं। इस भाव से नहीं मैंने ये कर दिखाया और बोले नहीं, चुपचाप रहिए अच्छा काम करने के बाद। और या फिर अनाथ बच्चों का कुछ है, शिक्षा देने की व्यवस्था, अगर मैं छोटी बात है अगर ऐसा कर पाऊं, तो ये मेरे पे भी लागू होता है। इसलिए मैं 2012 के बाद थोड़े से भोजपुरी क्षेत्र में थोड़ी चूजी हो गई, और थोड़ा सा समय मैंने असम की लोक संगीत में भी देने का प्रयास किया। और आज मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी आसाम की भूमि को भी लोक गीत से मैं सेवा करने की प्रयास कर रही हूँ। यही सवाल फिर भोजपुरी की तरफ लौटते हैं। जी। आजकल बहुत लोग बहुत तरह की दावा करते हैं
कि मैंने भोजपुरी को ये दिया, मैंने भोजपुरी को इतना बढ़ाया, मैंने भोजपुरी को यहाँ तक ले गया, फलाना किया, ढिमकाना किया। आप कहाँ तक ले गई? या आपका भी ऐसा कोई दावा है क्या? नहीं, देखिए अलग अलग उम्र में शायद किसी का दोष नहीं दूंगी, शायद आज अभी मैं ऐसे बात कर रही हूँ सोच समझ के, मेरी शब्दावली को मैं गौर कर रही हूँ, ये सच्चाई है। जी। जब आज से पहले 10 साल पहले शायद ऐसी बात, यही इंटरव्यू कुछ और ही रंग में आपको दिखाई देता होगा कि उम्र का भी एक होता है मैच्योरिटी का। तो मेरी अगर मैंने कुछ बोला था तो वो मेरी नादानी थी, और अभी जो बोल रहे हैं तो वो स्टारडम उड़ेगा, हवा में उड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला ना, अगर कर रहे हैं तो दुनिया बोले आपके बारे में, आप चुप रहिए, आप करते जाइए, बस करते जाइए, फिर दुनिया खुद बोलेगी। मैं तो नहीं बोलती हूँ कि मुझे भिखारी, मैंने बोला कि आपको आते ही बोला क्या कि भिखारी ठाकुर का सवाल कीजिएगा, मैंने किया है, बोला क्या आपको? लेकिन हाँ, एक लड़की होने के नाते मुझ में, मेरे अंदर ये भावना तो है कि मैंने एक अच्छा काम किया है और वो मेरा अचीवमेंट है, तो वो स्वाभिमान हो गया। और अहंकार और स्वाभिमान में बहुत पतला सा एक लाइन है, ईगो में और तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस में। तो दूसरों को क्रिटिसाइज करने के बजाय मैं कहाँ कहाँ गलत कर बैठी, मैं कहाँ कहाँ क्या कर रही हूँ, कहाँ सही जा रही हूँ, अपना क्रिटिसिज्म खुद ही करें, तो मुझे लगता है तो वो ज़्यादा अच्छा। एक लड़की होने के नाते, आपने कहा कि एक लड़की होने के नाते अब मैं ये समझती हूँ, सोचती हूँ कि कहाँ मैंने कमी रह गई मेरे अंदर। भोजपुरी गाने से आज जो है, आज का जो भोजपुरी गाना है, क्रिटिसाइज करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा, मत कीजिए क्रिटिसाइज, आलोचना अच्छी चीज़ नहीं है, समालोचना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब कोई गाना बजता है तो आज सड़क चलते वो लड़की आहत होती है, उसके लिए क्या कहेंगी कल्पना जी? तो उसके लिए मैंने बार बार बोला ही है, बात तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि शिक्षा में कहीं ना कहीं, अगर देखिए ये सवाल जो पूछते हैं जी, उसका अभिप्राय क्या है, नियत क्या है जी? सही में आपको इसकी सॉल्यूशन चाहिए जी, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैनल एंड टीआरपी आप पूछ रहे हैं? दो बात होती है। अगर सही भोजपुरिया होने के नाते आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबली, एक पेरेंट, आप अभिभावक भी होंगे जी, अगर उस नाते पूछ रहे हैं तो सीधी सी बात है, इस पे प्रशासन से लेकर लॉ एंड ऑर्डर एंड जो भी यूट्यूब एंड ऑल, जो जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ पे किस तरह से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे फिल्म में सेंसर बोर्ड होता है, उस ओर जाना। और सबसे बड़ी बात, समाज, आज जो बलात्कार हुआ है डॉक्टर के साथ जी, लड़की के साथ, एक बेटी के साथ, उसको आप क्या बोलेंगे? बेटी को बचाएंगे कि बेटों को शिक्षा देंगे जी? तो कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरिया संगीत के समाज में, फिल्म के समाज में शिक्षित वर्ग की ज़रूरत है जी। हमारे आर्टिस्ट, हमारे गायक गायिका अशिक्षित होने के वजह से, अगर मुझे दीदी बोलते हैं तो मैं ये बोलने का हक रखती हूँ। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं भी सब सही की हूँ, कोई ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं अगर मेरे पिछलों को अगर मैं देख के करेक्ट नहीं करूँ तो फिर वो लाइफ क्या हुआ, फिर जिंदगी क्या हुई? तो मैं ये बोल रही हूँ कि पढ़ना लिखना जो है, पढ़ना लिखना मतलब ऐसा नहीं कि डिग्री की बात कर रही हूँ, कुछ भी पढ़िए आप, कुछ भी पढ़िए। पूरे ग्लोब में अभी आज यूट्यूब में सब कुछ मिलता है, कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, तो पॉलिटिक्स में भी स्टडी हो सकता है, अलग अलग लोग, खेती बाड़ी भी एक शिक्षा है, ऐसे ही तो नहीं हो जाता है जी, तभी तो किसान चैनल है एकदम। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा की हर चीज को जानने की जो एक स्पृहा है, और संगीत को भी स्टडी करना जरूरी है। संगीत म्यूजिकोलॉजी सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल, आपको पता है, एक बात मैं अभी बोल रहा हूँ, याद आया जी। मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जी, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनका सब्जेक्ट था आर्ट्स जी। उस पे एक होता है प्रैक्टिकल, अलग अलग देश वो लोग चयन करते हैं और वहाँ के देश की एक कोई कल्चर को स्टडी करते हैं। उन लोग मुंबई तक आए भिखारी ठाकुर को स्टडी करने के लिए जी। और मैं स्टूडियो में गा रही थी यही बेटी बेचवा, उसका विजुअल भी अगर आपको चाहिए मैं आपको दे सकती हूँ। तो क्या ये अचीवमेंट नहीं है भोजपुरी के लिए? ये कल्पना का अचीवमेंट नहीं है। मैं तो बस एक भाग्य था कि वो लोग स्टडी करने आए, मैं सामने मिली। तो कोई भी कलाकार हो सकते थे। बोलने का मतलब है ये सब क्षण में पूरे बिहार वासी और पूरे पूर्वांचल के भोजपुरी वासी को मैं समझती हूँ ये एक अचीवमेंट है कोई भी कलाकार के लिए। वो भिखारी ठाकुर को स्टडी करने आए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जी। तो हम लोग तो वहाँ जाने की सोच रहे हैं कि किस तरह से भागे भारत से। हाँ, बहुत लोग
तो वहाँ के वो लोग लेकिन भिखारी ठाकुर स्टडी करने आए, जी। तो उसका विजुअल मैं आपको ज़रूर दूंगी। जी। और मैं इसलिए बिहार की या पूर्वांचल की प्राइड को गाना चाहती हूँ अब। जी। भिखारी ठाकुर हो, उसमें महेंद्र मिश्र जी की पूर्वी गायन हो, जी। या फिर मिथिलांचल के भी कवि विद्यापति, जी। और क्यों चंपारण सत्याग्रह किया मैंने, जी। कोई ज़रूरत, रघुवीर नारायण भी होंगे, बहुत सारे होंगे, मुझे तो जानकारी भी नहीं है जी। बहुत कुछ, मुझे मैं कितना जानती हूँ। जी। तो जीवन एक जीवन बहुत कम है जी। अच्छा से काम करने के लिए। और लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मेरा यही बिहार, वही भोजपुरी गायिका हूँ मैं, उसी मिट्टी से। मुझे तुम मतलब मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश मत कीजिए बार बार अश्लीलता की बात करके। मैं वही सी बिहार की गायिका हूँ, भोजपुरी गायिका हूँ, जहाँ छठ में मुसलमान भी छठ करते हैं। जी। मैं उसी भोजपुरी की गायिका हूँ जहाँ गांधी ने चंपारण की भूमि से इस देश की स्वतंत्रता संग्राम को अंजाम दिया। तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी बिहार की पॉजिटिविटी को, मैं क्यों नहीं गाऊंगी? बातें श्लीलता की होनी चाहिए, अश्लीलता की बातें तो हर कोई करता है। मैं इस पे भी कमेंट नहीं दूंगी जी। मैंने श्लील भी नहीं हुआ, मैं अपना काम करूंगी। मैं अपना काम करूंगा। आप आज क्यों आए हैं? और आप मुझे जितना पता लगा, आप जो पाठशाला की आपने बात कही कि लाइब्रेरी खोले हैं आप, छोटे छोटे आप जुगाड़ करके आप जो एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको? कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप? तो आप जैसे व्यक्तित्व अगर आज आए हैं और बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद मैंने एक दो अच्छा काम कुछ किया होगा जरूर भोजपुरी संगीत के लिए, इसलिए तो बात कर रहे हैं ना। तो बोलना नहीं है, करना है। और भोजपुरिया माटी हमेशा से खाटी रहा है, वो करके दिखाता है। एकदम। वो बिरकुंवर सिंह लड़के दिखाते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते। बिरकुंवर सिंह जी का नाम लिया, मैं आपको बोलती हूँ जी। 2000 ये ससुरा बड़ा पैसे वाला और वो सब निकलने के तुरंत बाद, हाँ 2006 में मैं गाई हूँ। देखा के गईले, सिखा के गईले, का होला कुर्बानी, विजय परब पर याद पड़ल बा, उनकर अमर कहानी। तहाकार मचल बा सगरो, सबके हो भरमाइल बा, देश दुर्दशा में पहुँचल बा, सबके हो घबराइल बा। 1857 के 1857 के फिर से भी गुल बजावो दादा, फिर एक बार तू आवो हे दादा, फिर एक बार तू आवो। दादा बोल के यहाँ बिरकुंवर सिंह जी को संबोधित किया जा रहा है। बलराम सिंह जी है, आरा के ही बहुत प्रसिद्ध महाविद्यालय में वो रिटायर्ड शायद अभी होंगे, लेक्चरर रह चुके हैं, प्रोफेसर हैं। तो उनका लेखनी है और पूरे गीत में आगे पूरे वर्णना है, उन्होंने कैसे अपने हमारे देश की संग्राम में कैसे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरा गाथा है। तो आज 2024 हो गया, मैंने लेकिन 2002 से भोजपुरी गाए, 2, 3, 4, 5 तक 4 साल मैं ग्लैमर की दुनिया में कंप्लीट रही और दूसरों की भावना को गाई, फिल्म हो चाहे एल्बम हो। अपना जो खोज है, अपना जो चिंतन है वो लगातार, लेकिन 2005-6 से ही मैं कर रही हूँ। लोगों को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। और लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर भी जब 2012 में इंटरनेशनली रिलीज होता है, इंटरनेशनल मतलब वर्जिन रिकॉर्ड से, लंदन की वर्जिन रिकॉर्ड से हम लोग रिलीज़ करते हैं। हम यहाँ 35 रुपया कैसे तब चल रहा था, मुझे ये दिखाना था, मैं और ख़ासकर मेरे हस्बैंड परवेज जी, हम भोजपुरी स्वाभिमान इतना अंदर है हमारा, दोनों का पता नहीं, नमक खाया है ना। तो मुंबई में जो घर भी ले पाए हम लोग भी दोनों बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, आसाम से निकले थे। तो हमको तो सब कुछ भोजपुरी ने दिया है। तो मेरा तो, हम दोनों तो इतने ऐसे ऋणी हैं, अभी भी वो फीलिंग है। और जिस दिन लंदन से वर्जिन रिकॉर्ड से बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भिखारी ठाकुर था, उस दिन हम दोनों ने पार्टी किया। मतलब बिहार को पता नहीं, पूर्वांचल को पता नहीं, हम दोनों लेकिन समझ पा रहे थे ये क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। कल्पना जी, 2 सवाल करूँगा। हम लोग जब बातचीत की शुरुआत कर रहे थे तो कल्पना जी ने कहा कि मैं आसाम की रहने वाली हूँ
और हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। आपने नमक की भी बात की, भोजपुरिया स्वाभिमान की भी बात की, लेकिन अभी तक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल पाई है। कहाँ कमी देखती हैं या क्या कहेंगी कल्पना जी? इस विषय में शायद मैं बहुत सॉल्यूशन वाइज कमेंट देने के लिए मैं कितनी लायक हूँ मुझे पता नहीं। हम डिमांड के तौर पे। हाँ, लेकिन डिमांड भी ना गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। कोई भी आंदोलन की प्लानिंग थोड़ी सी गोल ओरिएंटेड होके शायद करना पड़ता है, और वो जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। एक जैसे भाषा आंदोलन आसाम में जब हुआ जी, तो जिद में अड़ गए ना सब लोग। जी। तो रेस में दौड़ते दौड़ते आधा दौड़ने के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो हार ही जाऊंगा, छोड़ ही देते हैं, तो आप हार गए। लास्ट मोमेंट तक आपको उस ये में रहना है, जब तक नहीं मिले तब तक वही मतलब आपका एक्टिविटी जो आपका जो एग्रेशन है वो चाहिए, एनर्जी। मुझे लगता है इसमें शायद कमी हो। और बाकी मैंने बहुत लोगों से जब बात किया तो बहुत लोग इसमें हमारे उधर के पूर्वांचल के बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग ये चाहते नहीं हैं। मुझे ये भी पता लगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हिंदी सफर करेगा। तो मुझे सबके मन में विचार क्या है, नियत क्या है, मुझे शक है इसमें। और इस पे मैं खोल के बोलती हूँ, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट पॉलिटिशियन भी है, और मैं भी जिस दिन उनको सक्सेस मिलेगा उस दिन बधाई दूंगी, अपने आप को भी दूंगी। अब तक तो मैं फेलियर ही कहूंगी। लेकिन इसमें भी मैंने एक कार्य करके रखा है, भूपेन हजारिका जी के कदम को फॉलो करते हुए। गाना मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन मैं भाषा भोजपुरी बोल के एक मैं गीत गाई हूँ, वो 2014-15 में शायद रिलीज हुआ होगा। मसी कागज छूयो नाही, ये कबीर साहिब की पहला जो आलाप है, रचना उनका है, क्योंकि वो भी मैं समझती हूँ कबीर भी भोजपुरी साहित्य के पहले लेखक है रहे, और उनको इस प्राइड के साथ गाया नहीं गया। और कलम गही नहीं हाथ, चार जुग को महात्म, अरे मुख से जनाई बात, बोली हमरे पूरब की, हमें लखे नहीं कोई रे। मैं भूल रही हूँ। सोई हंसे धूर पूरब का हो रे, फिर जो गीत है ऐसा आता है, ना 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 रे ना, मैं भूल रही हूँ, मतलब हुक लाइन ये था, जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा, जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा, भोजपुरी के संविधान में हो, भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान, जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा। फिर इस भाषा में कैसे गोरख आते हैं, कैसे महेंद्र भिखारी कैसे रचना रचते हैं, सब कुछ का लिखा गया। और गोरख प्रसाद मस्ताना जी ने लिखा इस गीत को। तो ये सब गीत जब गाती हूँ या मैं समय निकाल के करती हूँ, मेरे जहन में ये नहीं होता है कि यूट्यूब चैनल में इसका व्यूज़ कितना मिलेगा जी, क्योंकि इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, नियत बहुत बड़ा है, साफ है। और मैं समझती हूँ बाजार के संगीत के साथ साथ जो भी हमारे सुपरस्टार्स हैं, जो भी बहुत नामचीन हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है 80% अगर बाजार के लिए काम करे, कम से कम 20% निष्काम सेवा किया जाए जी। इसकी कमी है जी। तो आपने देखा होगा कि कल्पना जी कैसे कहती हैं कि रेस में तो हम दौड़ रहे हैं, भोजपुरी की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, दावा तो है 40 करोड़ भोजपुरिया होने का। कल्पना जी, लगभग 60 सांसद भोजपुरी इलाके से आते हैं। बात केवल पवन सिंह और फलाना ढिमकाना रवि किशन और इसकी नहीं, 60 सांसद भोजपुरी इलाके से आते हैं। जब सब एक सुर में बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि भोजपुरी को उसकी पहचान मिलेगी। और ये कोई नई बात नहीं है कल्पना जी। ये मैनिफेस्टो में क्यों नहीं होता है जी? ये कोई नई बात नहीं है कल्पना जी कि भोजपुरी मजबूत होगी तो हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। बहुत हिंदी इलाके के साहित्यकार, भोजपुरी इलाके के जो नामचीन साहित्यकार हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है
कि नाम तो लेना चाहिए अभी, तो अभी अभी खुल्लम खुल्ला बात होनी चाहिए तो एकदम। क्यों नाम लूं, क्यों क्यों याद करें मंगरुआ डॉक्टर नामवर सिंह को, क्यों मंगरुआ याद करें डॉक्टर मैनेजर पांडे को, क्यों मंगरुआ याद करें भोजपुरिया इलाके के अन्य साहित्यकारों को जिन्होंने बार बार ये कहा, क्यों मंगरुआ याद करें बंगाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ को जिन्होंने बार बार ये कहा कि हिंदी मजबूत होगी, ये भोजपुरी मजबूत होगी तो हिंदी मर जाएगी। लेकिन मुझे तो भोजपुरी मजबूत करना है, हिंदी के लिए मेरी राजभाषा है, हिंदी के लिए सम्मान है और सब कुछ है। अभी हम हिंदी में ही बतिया रहे हैं, हम तो भोजपुरी में, लोग ये भी बोलेंगे, लोगों का ध्यान कैसा होता है पता है, अरे कल्पना जी भी भोजपुरी में बतिया हो, आप तो भोजपुरी की आंदोलन की बात कर रहल बानी, बाकी तो आप खुदे हिंदी में बतिया। तो मैं जिस क्षेत्र में गाऊंगी, मैं भोजपुरी की लड़ाई लड़ूंगी और सांस्कृतिक रूप में भोजपुरी को हमेशा गा रही हूँ, आगे भी गाऊंगी। और भोजपुरिया में अगर बतियावा के भी बात आवेला कभी तो हमारा व्याकरणिक गलती हो जाए, यही खातिर हम भोजपुरी में बहुत बोले ली ना, कभी कभी हंसी मजाक में ठीक। कल्पना जी वो खातिर थक जाके जो होते हैं नहीं, लोग ऐसे हैं। जब मगह के बेटी ब्याह के आवली सब भोजपुरी इलाका में, तो स्वाभाविक बाकी अगले 10 साल तक न वो मगह के भाषा बोलली। मिथिलांचल की बेटी जब भोजपुरिया इलाके में ब्याह के आई है बहू के रूप में, तो 10-15 साल तक अपन भाषा बोलिए, लेकिन जब बच्चा जो होता है वो नाना का भी भाषा सीखता है। राइट, और एकदम तो मैं तमाम हमारे जो पूर्वांचल निवासी है, आपके जरिए, चैनल के जरिए मैं ये जरूर गुजारिश करना, पंचायत खबर के जरिए मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से रोजगार की बात हो रही है जी, उसी तरह से आप लोग जो हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो आता है, हर आपके क्षेत्र के विधायक जी, सांसद जी से ये भी सवाल किया जाए। इसको भी ये मत समझिए कि ये छोटी बात है, ये रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, लेकिन आपकी सांस्कृतिक परिचय की बात है जी, आपकी भाषिक परिचय की बात है, आपकी आइडेंटिटी है जी, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है ये। सो मैं समझती हूँ सांसद लोगन से और हमारे विधायक गण से भी आप लोग सवाल करें कि इसको भी बात, हर सांसद जी जब बात उठाएंगे पार्लियामेंट में तो असर जरूर दिखेगा। तो कल्पना जी कह लिया कि हर सांसद लोग ये बात उठाए कि भोजपुरी के मान्यता मिले के चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ मंगरुआ कहल चाहता कि जब चुनाव के बेरा आवला तो प्रधानमंत्री जी भी जानी, गृह मंत्री जी भी जानी, रक्षा मंत्री जी भी जानी। रक्षा मंत्री तो भोजपुरी इलाके से ही आते हैं, राजनाथ सिंह जी, और भोजपुरिया भाई लोगन। और फिर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी भी भुला जानी, रक्षा मंत्री जी भी भुला जानी और गृह मंत्री जी भी भुला जानी। तो अब जब चुनाव के इंतजार नहीं करे के नया सरकार के गठन भयल बा, रउआ लोकतंत्र में अपन आवाज़ बुलंद करत नहीं, स्वाभाविक तौर पर आवाज़ बुलंद होके बुलंद आवाज़। कल्पना जी कहनी है कि रेस में दौड़े के बाद आधा मन से मत दौड़ी, एक बार तनी जोर लगा के दौड़ी की भोजपुरी की 8वीं अनुसूची में शामिल कर ले। जो वीर कुंवर सिंह जी की जो स्पिरिट है, आत्मा है जी, उसको इस मामले में भी हमको जागृति लानी पड़ेगी, वही क्रांति चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि होप जो है, उम्मीद खोनी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि कुछ सालों में ये होता हुआ हम लोग देखेंगे। तो कल्पना जी हमने बहुत सारे सवाल आपसे किए, और मंगरुआ की आदत रही है बतियाने की। आपने कहा ही था कि इंटरव्यू नहीं करना है, बतियाना। लेकिन मंगरुआ बहुत सीरियस बोला था। मंगरुआ बहुत सीरियस। तो कल्पना जी चूँकि बात सीरियसनेस के बाद, रुआ आसाम के बानी, हम बिहार के बानी, बांग्लादेश हमने के यहाँ से दूर नहीं थे, कल्चर भी बंगाल और बांग्लादेश के अलग नहीं थे। रुआ एगो बात करनी है कि भूपेन हजारिका का संगीत, उनका धुन, उनका म्यूजिक और देश का स्वतंत्रता आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, जो कि बांग्लादेश का जो संगीत है उसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। कैसा महसूस हुआ होगा जब आपने सोशल मीडिया के जरिए वो तस्वीर देखी होगी कि गुरुदेव की प्रतिमा तोड़ी गई? देखिए, मैं जहाँ तक जान पा रही हूँ, आप भी सिर्फ साहित्य नहीं, आप तो पॉलिटिकली शायद बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो पॉलिटिक्स को बहुत जी, मतलब आप पहले ही शायद फ्यूचरिस्टिक होके बोल सकते हैं कि आगे की लहर किस तरफ है। तो मैं भी अब चीज़ों को उस तरह से नहीं देखती जो दिखाई देता है। जी, सामने जो सीन है ज़रूरी नहीं कि वो सच्चाई है, उसके पीछे अलग अलग परत होता है जी, अलग अलग परत। और फिर जो गोली जहाँ चला रहा है, गोली वहाँ नहीं, कहीं
किसी और को अटैक करने के लिए यहाँ गोली चलाया गया, जी 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 घायल किसी और को उधर करना है। उफ, कहाँ से? तो मैं समझती हूँ कि ये भी यहाँ भी बहुत डीप पॉलिटिकल एक ये मसला है, जी और सामने जो दिखाया जा रहा है वो ऐसा नहीं है जिस तरह से आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं उस तरह से नहीं देखती। जी और हाँ, आज पूरे हमारे पूरे ग्लोब में एक्चुअली वो हेट्रेड और वो माहौल जो है, किस समय न्यूक्लियर अटैक किस पे हो जाए और ये सब बात है। लेकिन सब कुछ इकोनॉमी ओरिएंटेड शेयर स्टॉक की बात है इसमें, इस पे यूएस डॉलर को कहाँ ले जा पाए, या फिर कौन किसको दमन करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ साल बाद जहाज अमेरिका हो, कहीं कोई और ही देश हो, तो एवरीथिंग में बी कनेक्टेड। तो मैं इमोशनली हर चीज़ को देखने से नहीं होता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को तोड़ने की हिम्मत कोई बांग्लादेश नहीं रखता है जी मेरे रविंद्रनाथ टैगोर इतने कमज़ोर नहीं है कि कोई बांग्लादेश का एक बंदा तोड़ दे। जी आप भले ही मिट्टी की एक मूर्ति को तोड़ सकते हैं, रविंद्रनाथ की स्पिरिट को जन गण मन से लेके हमारे देश को तोड़ने की सोनार बांग्ला। हाँ, और बांग्लादेश और बंगाल अलग है, मैं ये भी बोलना चाहूँगी। ऑफ कोर्स बांग्लादेश की जो कल्चर होगी वो वहाँ की जो बंगाली होगी, अलग अलग जिला में बंगाली की शैली भी अलग होगी। ऐसा नहीं है कि रविंद्रनाथ टैगोर ही बांग्लादेश है, ऐसा नहीं है। बिकॉज मैं समझती हूँ इस्लामिक लिटरेचर भी वहाँ पे होगा और हम सबको सम्मान करते हैं। तो वो जो कर रहे हैं वो उनकी निचता वो दिखा रहे हैं। हम भी अगर वही करेंगे तो हम तो भारतीय है, हम वो निचता नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूँगी कि रविंद्रनाथ टैगोर को बांग्लादेश तुम तोड़ नहीं पाओगे। भले मूर्ति एक तोड़ दो। तो ये सत्यता की बात कर रही थी कल्पना जी, जिस तरह बात कर रही थी, सोशल मीडिया के दौर में कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, उसका सत्य कुछ और हो सकता है, घटित सत्य कुछ और हो सकता है, उसकी ओर इशारा कर रही थी। लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने कहा कि तुम रोज मेरे घर को लूटते हो, लो आज मैं सड़क पर आ गई। इसमें तो कोई झूठ नहीं है। अभी बात बहुत आप मुझे मेरे बचपन की ओर ले गए, और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर भी है। और मणिपुर में क्यों जाऊं, मैं आसाम को ही देखूंगी। एक समय जो उल्फा की बमबारी के बीच में पली बड़ी हूँ, मेरा स्कूली लाइफ उस समय उधर गया है। और हमारे उधर हाँ कई बार महिलाएं अपनी वस्त्र को पूरी नग्न अवस्था में आके हाई कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट भी करती हुई हम लोगों ने वो भी देखा है। तो इस मामले में थोड़ा सा मैं पॉलिटिकली अगर खुश करने के लिए मैं बात करूं तो मैं तो उस तरह से बात कर सकती हूँ। लेकिन आई थिंक वुमेन जो है, स्त्री जो है, नारी जो है, अपने आप में एक जाति है जी, अपने आप में एक कम्युनिटी है। अब मैं बांग्लादेश में देखने क्यों जाऊँ, मेरे जब घर में ही मैं सेफ नहीं हूँ, मेरे कोलकाता ही में ही अपने एक बेटी को इतने, और वो बलात्कार भी नहीं, बलात्कार से परे जाके वो तो घृणा है जी। मतलब घृणा का मतलब एक अलग स्तर में जाके जो हरकत किया गया है। तो यहाँ मैं दूसरे देश में तो बाद में जाऊंगी, अपने देश को ही मैं पहले देख लूँ। तो इस सवाल में आई एम वेरी सॉरी, मैं समझती हूँ हर स्त्री एक ही जगह है जी। उसकी फाइनेंशियल स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रताड़ित और जो उसको धकेल दिया जाने की बार बार कोशिश हो, कभी कभी उसको शारीरिक रूप से मारा जाता है, कभी कभी शारीरिक रूप से बलात्कार होता है, और बहुत बार बड़े बड़े नामचीन जो उसमें मैं भी हो सकती हूँ, उसमें बड़े बड़े महान व्यक्तित्व भी हो सकती है, बार बार उनको डिमोटिवेट करके कि तुम किसी लायक नहीं हो जी, जी, जी। ये बार बार जता के बहुत बार बलात्कार करने की कोशिश होती है जी। तो कल्पना जी जवाब देंगी नहीं देंगी ये उनका फैसला है, लेकिन मंगरुआ फिर से वही आएगा और कहेगा कि आज जिस तरह की शब्दावली के साथ भोजपुरिया समाज में भोजपुरी का बलात्कार हो रहा है, अश्लीलता की बात क्या कहूँ, सारी सीमाएं पार कर गई हैं, उसमें कल्पना पटवारी हमें रास्ता दिखाती हैं, मसाल लेके खड़ी हैं। ज़रूरत है साथ खड़ा होने की, ये तय भोजपुरी समाज को करना है कि वो
कल्पना जी के साथ खड़ा होगा, बाकियों का नाम लेना जरूरी नहीं समझता। धन्यवाद। बाप रे बाप, बहुत बहुत धन्यवाद।